अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि मैंस में, ह्यूमंस में किस तरह जो है वो होम्योस्टैसिस अकर होती है। इट्स मीन कि हमारी बॉडी जो है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को किस तरह मेंटेन करती है, राइट। सो ये टॉपिक जो है वो हमारे अपने बारे में, ह्यूमंस के बारे में, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो पहले हम कुछ ऑर्गन्स की बात करते हैं, वो ऑर्गन्स जो होम्योस्टैसिस का रोल प्ले कर रहे होते हैं इन ह्यूमंस। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? स्किन होम्योस्टैसिस करता है। लंग्स होम्योस्टैसिस का रोल प्ले कर रहे होते हैं, एंड किडनी, राइट। सो हम इन सारे ऑर्गन्स को एक एक करके स्टडी करेंगे कि कौन सा ऑर्गन किस तरह जो है वो होम्योस्टैसिस का रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा होता है? स्किन होता है। इसके अलावा स्किन जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर भी है। प्रोटेक्टिव लेयर का क्या मतलब है कि अगर कोई जर्म्स, कोई फॉरेन बॉडी जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करती है तो सबसे पहले वो किससे इंटरेक्ट करती है? हमारी स्किन से। हमारी स्किन जो है वो उन जर्म्स को, उन फॉरेन पार्टिकल्स को आने नहीं देते हैं। इसीलिए हम स्किन को क्या कहते हैं कि स्किन इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारी बॉडी की डिफेंस के लिए जो सबसे आगे खड़ा होगा वो कौन होगा? स्किन होगी, राइट। देन अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन होम्योस्टैसिस ऑर्गन भी है। स्किन जो है वो हमारी बॉडी के वाटर को, हमारी बॉडी के सॉल्ट अमाउंट को, सॉल्यूट अमाउंट को क्या करती है? मेंटेन रखती है। मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। सो स्किन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन के पहले स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं कि स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है, स्किन में कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं। अगर हम स्ट्रक्चर पर आते हैं स्किन की तो यहाँ डायग्राम भी बनी हुई है। इस डायग्राम से स्किन की एनाटॉमी भी देखते जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। सो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्किन 3 लेयर्स से कंपोज्ड होती है। कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्किन में? 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सो फर्स्ट लेयर कौन सी होती है स्किन की? फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो सबसे आउटर लेयर है वो कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस, राइट। सो एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है स्किन की? आउटर लेयर होती है, राइट। इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि एपिडर्मिस में जो है वो कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस में फ्लैट सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस में डेड सेल्स होते हैं, राइट। और इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? कैराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस में डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमें इसमें कोई ब्लड वेसल्स नज़र नहीं आ रही है। तो एपिडर्मिस स्किन की वो लेयर होती है जिसमें कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई ब्लड वेसल्स नज़र नहीं आ रही हैं। इसका काम क्या होता है एपिडर्मिस का कि एपिडर्मिस जो है वो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। हमारी बॉडी की, हमारी स्किन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या करेगी? वाटर लॉस होने नहीं देती है। इसके अलावा ये एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर है तो यही लेयर जो है वो क्या करेगी? फॉरेन बॉडी को आने नहीं देगी। तो प्रोटेक्टिव लेयर है ये, राइट। सेकेंड लेयर पर आते हैं स्किन की। जो सेकेंड लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? डर्मिस। अगर हम डर्मिस की बात करते हैं तो डर्मिस इज मिडिल लेयर। डायग्राम में भी देख लेते हैं, यहाँ पर लेबल हुआ हुआ है डर्मिस, राइट। डर्मिया लिखा हुआ है, ये क्या है? मिडिल लेयर है, सेंटर में प्रेजेंट है।
इसके अलावा डर्मिस की अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो डर्मिस में रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं तो ये किसी भी स्टिमुलाई को क्या करते होंगे, डिटेक्ट करते होंगे, राइट। इसके अलावा डर्मिस में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं स्वेट को। जो हमें पसीना आता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और ये स्वेट ग्लैंड्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट हैं, डर्मिस लेयर पे। यहाँ पे मेंशन है स्वेट ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, राइट। और हमें क्या नज़र आ रहा है डर्मिस लेयर में, मिडिल लेयर में आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी नज़र आ रही है, नर्व्स भी नज़र आ रही हैं। तो ये वो लेयर होती है स्किन की जिसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, आर्टीरियोल्स भी प्रेजेंट होती हैं, हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हेयर फॉलिकल्स वो पॉइंट होता है जहाँ से क्या ग्रो करते हैं, हेयर ग्रो करते हैं। हमारी स्किन पे हेयर ग्रोस होते हैं, तो वो हेयर जो है वो कहाँ से ग्रो होते हैं, हेयर फॉलिकल से। एंड लास्ट हम एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं डर्मिस लेयर में। अगर आप देखो यहाँ पर तो आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, राइट। सो इट्स मीन कि क्या प्रेजेंट है इसमें, सेबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन सेबेशियस ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं। तो हमारे स्किन में जो ऑयल सिक्रीट होता है वो भी कौन सी लेयर से सिक्रीट होता है, मिडिल लेयर से, यानी डर्मिस से। थर्ड लेयर पर आते हैं, स्किन की जो थर्ड लेयर है दैट इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो कौन सी लेयर होगी, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे जो लास्ट लेयर नज़र आ रही है आपको यहाँ पे हाइपोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर, इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, क्या क्या प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यूज़ प्रेजेंट है, यानी लास्ट लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं। और फैट्स का काम क्या होता है, ये क्या स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। तो स्किन की लास्ट लेयर में सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं और एक्ट करते हैं एज इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि हीट को लॉस होने नहीं देते हैं, राइट। सो हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया स्किन का कि स्किन में जो है वो कितनी लेयर्स हैं, सारे स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अब हमने ये देखना है कि स्किन जो है वो होम्योस्टैसिस में कैसे रोल प्ले कर रही है। स्किन के स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने ये देखना है कि स्किन जो है वो होम्योस्टैसिस में कैसे रोल प्ले करती है, स्किन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखती है। इट्स मीन हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्किन क्या करती है कि अगर समर सीजन्स हैं या विंटर सीजन है तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, बॉडी के टेम्परेचर को ना राइज होने देती है ना फॉल होने देती है। सो देखते हैं कि स्किन किस तरह जो है वो मेंटेन करती है, किस तरह रेगुलेट कर रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इन हॉट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत हॉट होता है, समर सीजन्स होते हैं, तो स्किन का बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो क्या होने लगता है, राइज होने लगता है। लेकिन स्किन इसको मेंटेन कर देती है। कैसे, स्किन सबसे पहले जो है वो क्या करेगी, स्वेट प्रोडक्शन, स्वेट प्रोड्यूस करेगी। गर्मियों में हमें जो है वो पसीना आता है, स्वेट प्रोड्यूस होता है और हम उससे इरिटेट होते हैं। लेकिन जब हम रीज़न पढ़ेंगे कि स्वेट क्यों प्रोड्यूस होता है तो आप लोग को खुश होना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख रही है, आपको कूलिंग इफेक्ट दे रही है। जो स्वेट प्रोड्यूस होता है वो हमें कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है। कैसे कि जब स्वेट प्रोड्यूस होता है, ये स्किन की लेयर है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, ये स्वेट प्रोड्यूस हुआ है।
सो इस स्वेट को ये अभी कौन सी स्टेट पे, लिक्विड स्टेट में, ये स्वेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है या फिर हम क्या बोलेंगे कि ये इवेपोरेट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्वेट प्रोड्यूस हुआ, स्किन ने क्या प्रोड्यूस किया, स्वेट। स्वेट जो है वो जब इवेपोरेट होगा तो इसको इवेपोरेट होने के लिए ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा बॉडी की हीट को। हमारे अंदर से बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब किया और वो स्वेट इवेपोरेट हो जाएगा। और जब स्वेट इवेपोरेट होता है तो फिर ये क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आपको स्वेटिंग होती है तो आप फोरहेड को टच करो, आप अपने हैंड्स को टच करो तो आपको फील होगा कि आपकी स्किन ठंडी हो रही है, कोल्ड फील होता है। तो ये किस वजह से हो रहा होता है, क्योंकि स्वेटिंग जो है जो प्रोड्यूस हुई है वो इवेपोरेट हो जाती है और वो कूलिंग इफेक्ट देता है। तो गर्मियों में स्वेट प्रोड्यूस होना इज़ अ गुड साइन, हमें खुश होना चाहिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। सेकंड क्या होता है, स्किन और क्या काम करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। हेयर्स जो हैं, जो स्किन के हेयर्स होते हैं वो लाई डाउन। इट्स मीन कि गर्मियों में जो स्किन के हेयर्स हमें नज़र आते हैं वो बिल्कुल बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये अलाउ करता है हीट लॉस को, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी की हीट क्या हो जाए, लॉस हो जाए। थर्ड हम क्या देखते हैं, वैसो डायलेशन हो जाती है। इस वर्ड का क्या मतलब है, इसको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे दो वर्ड्स में। वैसो मीन्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स। डायलेशंस मीन्स क्या होता है कि ब्रॉड होना। जो डायमीटर है ब्लड वेसल्स का वो ब्रॉड हो जाएगा। उससे क्या होगा, मोर ब्लड फ्लो होगा, स्किन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो ये क्या करवाएगा, हीट लॉस करवाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, राइट। देन अगर हम यहाँ पर जो है वो हॉट टेम्परेचर की बात करते हैं, सॉरी हॉट टेम्परेचर की बात कर चुके हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, कोल्ड टेम्परेचर की बात करेंगे। कि जब सर्दियाँ होती हैं, विंटर्स होती है, तो स्किन किस तरह हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। सबसे पहले क्या सर्दियों में आपको स्वेटिंग होती है, क्या हमें पसीना आता है, नहीं, नो स्वेट प्रोडक्शन, कोई स्वेट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि स्वेटिंग तो तब प्रोड्यूस होती है जब उसने कूलिंग इफेक्ट देना होता है। सर्दियों में स्वेट प्रोड्यूस नहीं होता। सेकंड ये है कि हेयर्स जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधे खड़े हो जाना। सर्दियों में आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपके हैंड्स के जो हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इरेक्ट मतलब होता है खड़े हो जाना। उससे क्या होगा कि जब ये स्किन की लेयर है और यहाँ हेयर्स जो है वो सब इरेक्ट हो चुके हैं, तो ये क्या करते हैं, इन हेयर्स के बिटवीन जो है ये एयर की लेयर को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि ट्रैप कर लेंगे एयर को, और वो एयर एक्ट करती है एज इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या बताया था मैंने, कि इंसुलेटर जो है वो हीट लॉस होने नहीं देगा, नो लॉस ऑफ हीट। तो जो एयर ट्रैप हुई है वो अब एयर जो है वो हीट लॉस होने नहीं देगी। थर्ड हम क्या देखते हैं कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, वैसो मीन्स मैंने आपको क्या बताया, ब्लड वेसल्स। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है नैरो हो जाना। अब ब्लड वेसल्स का डायमीटर नैरो हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर नैरो हो जाएगा तो लेस ब्लड फ्लो करेगा टूवर्ड्स द स्किन। स्किन की बात हो रही है, स्किन की तरफ कम से कम ब्लड फ्लो करेगा। और जब लेस ब्लड फ्लो करेगा तो हीट लॉस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हीट लॉस होगी।
या हीट लॉस को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन होगा। फोर्थ पॉइंट अगर हम ये देखें कि कोल्ड टेम्परेचर पे आपने नोट किया होगा कि सर्दियों में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। सो इससे क्या होता है कि रीज़न क्या होता है कि विंटर्स में जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि जब मेटाबॉलिज्म होते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब ये हीट प्रोड्यूस करेंगे तो ये हीट जो है वो फिर क्या हो जाएगी, पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड टू बॉडी पार्ट्स। सारे बॉडी पार्ट्स को वो हीट प्रोवाइड की जाती है और इस तरह बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिर क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं करते, राइट। सो हमने ये देखा कि स्किन जो है वो किस तरह जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही। अब हम आते हैं अपने दूसरे ऑर्गन पर, जो हमने देखा था कि लंग्स भी होम्योस्टेसिस रोल प्ले कर रहा होता है। और लंग्स किस तरह होम्योस्टेसिस रोल प्ले करता है, लंग्स जो है वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लेवल को क्या रखता है, रिड्यूस रखता है, कम से कम रखता है। तो लंग्स किस तरह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को रिड्यूस करता है, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक टिश्यू से। कंसीडर कि ये क्या है, टिश्यू है बॉडी का। टिश्यूज़ जो है वो कौन सा प्रोसेस करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन के बाद ये क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टिश्यूज़ ने क्या रिलीज़ करी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करी। हर टिश्यूज़ के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करोगे कि पहले क्या स्टेप हो रहा है, फिर क्या मैकेनिज्म होता है, फिर क्या प्रोसेस होता है, तो आप इसको इजीली जो है वो क्या कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, राइट। सो हमने क्या देखा, टिश्यूज़ ने रेस्पायरेशन करनी है, इसीलिए टिश्यूज़ जो है वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हर टिश्यूज़ के पास जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर, राइट। सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस टिश्यूज से किसके अंदर आ गई है, किसके अंदर आ चुकी है, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब मैं इस ब्लड वेसल्स को यहाँ से इनलार्ज करके दिखा रही हूँ कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या काम हो रहा है। ये मैंने ब्लड वेसल्स ड्रॉ करी। ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि आरबीसीज भी होते हैं। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, आरबीसीज ड्रॉ किए हैं। और कौन से सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं और प्लाज्मा भी होता है। सो हमने क्या देखा था, क्या एंटर हो चुकी थी ब्लड वेसल्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी, आरबीसीज के अंदर। तो स्टेप 2 हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आरबीसीज के अंदर डिफ्यूज़ हो गई है। अब मैं किसको इनलार्ज करूँगी, आरबीसीज को इनलार्ज करूँगी। इनको देखते हैं कि आरबीसीज के अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा है। सो अगर हम आरबीसीज की बात करते हैं, इन आरबीसीज, तो जो वाटर ऑफ आरबीसीज होता है वो किससे रिएक्ट करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो अभी आरबीसीज के अंदर डिफ्यूज़ हुई है। और फिर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो कौन करवा रहा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। आरबीसीज के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये एंजाइम जो है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवा के क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, राइट।
अब होता क्या है कि आरबीसीज के अंदर ही जो कार्बोनिक एसिड है यानी H2CO3 है, ये क्या हो जाएगा, आइंस में डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव आइंस। ये जो आयन बना है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, बाय कार्बोनेट आयन। सो हमने क्या देखा, स्टेप 2 में आरबीसीज में क्या बन चुका है, कार्बोनिक एसिड बना था, स्टेप 3 में कार्बोनिक एसिड बना है, एंड देन वो कार्बोनिक एसिड जो है वो आइंस में डिसोशिएट हुआ है और क्या फॉर्म किया है, बाय कार्बोनेट आयन। अब क्या होता है, अगर हम स्टेप 4 की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स ही ड्रॉ कर रही हूँ, ये आरबीसीज हैं, राइट। आरबीसीज में से जो बाइकार्बोनेट आयन बना है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा। आरबीसीज से बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या हो चुका है, डिफ्यूज आउट हो चुका है। ये स्टेप 4 है। अब क्या होता है कि ब्लड जो है वो फ्लो करता है और ये ब्लड जो है वो फ्लो करते करते कहाँ तक जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। किसके पास आ जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स के भी अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो कौन से पार्ट में आते हैं, एल्वुलाई में। मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रही हूँ, एल्वुलाई। एल्वुलाई को किसने सराउंड किया होता है, ब्लड वेसल्स में। सो इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, आरबीसीज, और क्या प्रेजेंट है, ये बाइकार्बोनेट आयन। अब होगा क्या, जैसे ही ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाएगा, एल्वुलाई के पास जाएगा, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये दोबारा से किसके अंदर चला जाएगा, आरबीसीज के अंदर। सो इन लंग्स में ब्लड पहुंचकर जो है बाइकार्बोनेट दोबारा से आरबीसीज के अंदर जाएगा। अब आरबीसीज में क्या प्रोसेस होगा, जितने भी रिएक्शन थे वो सारे रिएक्शन रिवर्स होंगे। जैसे बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज़ हुआ है आरबीसीज के अंदर, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, रिएक्ट होंगे, दोबारा क्या फॉर्म करेंगे, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेंगे। ये कार्बोनिक एसिड जो है वो फिर फॉर्म करेगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लंग्स में पहुंचकर आरबीसीज में दोबारा जो है वो क्या बन गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस आरबीसीज में से बाहर आएगी। बाहर आने के बाद जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में डिफ्यूज़ हो जाएगी, एल्वुलाई में। एल्वुलाई क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेल आउट कर देगा, राइट। सो ये पूरा मैकेनिज्म होता है कि लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवा रहा है, एक्सेल कर रहा है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को जो है वो हाई होने नहीं देता है, राइट। किडनी की अगर हम बात करते हैं तो किडनी भी जो है वो क्या कर रही है, होमोस्टेसिस रोल प्ले कर रही है। कैसे करती है, किडनी मेंटेन करती है ब्लड कॉम्पोजिशन को, ब्लड कॉम्पोजिशन को मेंटेन करना। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड की कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में वाटर भी प्रेजेंट है, ब्लड में सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट हैं, जिसे हम जैसे आइंस भी कहते हैं, आइंस भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम लिवर की बात करते हैं तो लिवर क्या करता है, लिवर अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। लिवर और क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिया प्रोड्यूस करता है। ये सब ये कैसे प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये लिवर जो है वो अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन कर रहा होता है। अमाइनो एसिड का क्या मतलब होता है, कहीं पे भी अमाइनो एसिड वर्ड आए तो इट्स मीन हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। तो लिवर जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, जिससे वो अमोनिया और यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो अमोनिया एंड यूरिया है ये कहाँ जाएगा, ब्लड में ही एंटर होगा, राइट।
इसी तरह अगर हम अपने फूड इनटेक की बात करें, जो हम फूड लेते हैं तो उन फूड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है, पोटाशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। और जब हम फूड इनटेक करेंगे तो ये सब आयंस भी किस में एंटर होंगे? ब्लड में एंटर होंगे। सो हमने क्या देखा कि कंटिन्यूसली ब्लड में जो है वो सॉल्यूट्स इन आयंस एंड वाटर एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन इन सब की कॉम्पोजिशन को फिर कौन मेंटेन करता है? किडनी मेंटेन करती है, राइट? कैसे मेंटेन करेगी किडनी? किडनी जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस कर रही होती है। किडनी फिल्ट्रेशन करती है, किडनी रीएब्जॉर्प्शन करती है। फिल्टर करके किडनी क्या करेगी कि ब्लड में से उन सॉल्यूट को, उन नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर लेगी? ब्लड से सेपरेट कर देती है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब अगर वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो किडनी क्या प्रोड्यूस करेगी? किडनी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है ताकि वाटर लेवल क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए। अगर वाटर लेवल कम हो रहा है तो किडनी क्या करती है? रीएब्जॉर्प्शन करवाती है और कैसा यूरिन प्रोड्यूस करेगी? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। सो ये सब हमने क्या देखा? किडनी किस लिए कर रही है? ताकि ब्लड की कॉम्पोजिशन जो है वो क्या रहे? मेंटेन रहे, राइट? सो किडनी के जो डिटेल प्रोसेस है कि किडनी किस तरह फिल्ट्रेशन करेगी, किडनी किस तरह रीएब्जॉर्प्शन करेगी, ये हम डिटेल प्रोसेसेस जो हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने स्किन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। तो आपके एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर ऑफ स्किन का क्वेश्चन आ सकता है। आपको जो है वो उन तीनों लेयर ऑफ स्किन को डिस्क्राइब करना होगा। किसी एक लेयर ऑफ स्किन का भी पूछा जा सकता है। और रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि स्किन जो है वो किस तरह बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको आंसर कर लोगे इजीली। एंड आपसे रीजनिंग पूछा जा सकता है कि हाउ लंग्स मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को किस तरह मेंटेन रखती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ किडनी मेंटेन ब्लड कंपोजिशन। किडनी जो है वो ब्लड कंपोजिशन को कैसे मेंटेन करेगी। ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, राइट? सो ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सब डिस्कस कर लिए, राइट? सो ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप इजीली अपने ओन वर्डिंग्स में इनको क्या कर सको? आंसर कर सको, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम किडनी के बारे में और इंफॉर्मेशन लेंगे और डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।